OLE, the utopian world of online education. Hello dear students, welcome to OLE. So we were studying class 12 physics and today this is our second session. We will continue that session where we left yourself on the topic gold leaf electroscope. So what is gold leaf electroscope? This is an equipment which is used for checking whether an object is charged or not charged. So let's see how it works. So a gold leaf electroscope, how it works. So this is gold leaf electroscope. What you are seeing here, that it consists a metal rod. This is a metal rod and there is a seal. This is a seal or a sphere of a metal. Through this metal rod, two gold leaves are connected and whole thing is kept in a glass jar. This is a glass jar and this glass jar is evacuated. इसके अंदर हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, ठीक, और पूरी तरह से सील है ये ग्लास जार. नाउ आई हैव टू चेक whether this rod is charged or not charged. So what we are doing, we are moving this rod, which one is charged or not charged, we have to check. We will touch this rod with this metal sealed. Now what will happen? The charge will transfer through this rod to this metal rod and finally to these gold leaf plates. Why we are taking gold leaves only? Because gold is one of the lightest material. So it will, gravity के अगेंस्ट जब इसको ओपन होना होगा तो बहुत कम फोर्स लगेगा. That's why we are taking gold leaf. हम दूसरा मटेरियल नहीं ले रहे हैं, गोल्ड में लीफ ले रहे हैं. ओके, गेटिंग? सो जब चार्ज ट्रांसफर हुआ इस मेटल रॉड के थ्रू और गोल्ड की लीफ्स पे पहुंचा, एक ये लीफ्स लगी हुई है और ये दूसरी लीफ है, इन दोनों लीफ पे जब चार्ज पहुंचा, मान लिया हमने कि दोनों जो लीव्स इससे कनेक्टेड हैं रॉड पे, दोनों लीव्स पे पॉजिटिव चार्ज पहुंच गया, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज पहुंच गया, इस पे भी. तो नाउ व्हाट विल हैपन? दे विल स्टार्ट डाइवर्जिंग. ओके, एंड हेंस वी विल गेट that the object is charged. Which object we are touching with this seal sphere, metal sphere, is charged. Now we will take another object. Suppose that we are taking now one more glass rod which is rubbed with silk. Again we are touching this second glass rod with this metal sphere. Again the charge is transferring through this metal rod to the golden leaves. Now golden leaves will more diverge. They will diverge more. Then we will get that the same charge is transferring through the metal rod. जब हम दूसरी ग्लास की रॉड को ले जाएंगे और दोबारा टच कराएंगे तो फिर से चार्ज ट्रांसफर होगा और गोल्ड लीव्स पे पहुंचेगा और गोल्ड लीव्स पहले से ज्यादा डाइवर्ज होंगी. देन व्हाट वी विल गेट कि सेम चार्ज फिर से है इस रॉड पे जो चार्ज पहले था. अगर हम प्लास्टिक की रॉड ले जाते हैं तो क्या होगा? मान लिया सेकेंड टाइम पे हम प्लास्टिक की रॉड ले गए और हमने यहां पे टच कराई. देन व्हाट विल हैपन? नाउ अनदर टाइप ऑफ चार्जेस विल ट्रांसफर थ्रू दिस मेटल रॉड और अब जो है ये डाइवर्ज जो प्लेट्स हुई थी वो धीरे धीरे फिर से सिकुड़ना स्टार्ट होंगी, श्रिंक होना स्टार्ट होंगी, वापस अपनी पोजीशन में आना स्टार्ट होंगी. देन व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट आइडिया कि अब की बार जो है दूसरी तरह की रॉड, दूसरे तरह की चार्ज्ड रॉड टच कराई गई है. जो पहले तरह की चार्ज्ड रॉड थी वैसी इसका नेचर नहीं है. दिस इज द रीजन इट इज नाउ नॉट डाइवर्जिंग. द गोल्ड लीव्स आर नॉट डाइवर्जिंग मोर. तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं चार्ज है और उस ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज है, पहले के जैसा ही है या फिर डिफरेंट टाइप का चार्ज है. सो दिस इज हाउ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वर्क्स.
सो नाउ वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक, हर एक की कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, जो आंटी लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार जिनके बारे में बताते हैं ये लड़का ठीक नहीं है, इसकी आदतें ठीक नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक नहीं है, तो वो बहुत बड़े ऑब्जर्वर होते हैं। मैं बोला था ना कि चीज़ों को ऑब्जर्व, वो बहुत बड़े फिजिस्ट होते हैं, उनको बहुत नॉलेज होता है हर एक के बारे में, आपके रिश्तेदार आपके बारे में सब कुछ ऑब्जर्व कर लेते हैं। लड़के की कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक नहीं है, ठीक नहीं जा रहा है, आपका लड़का जो है ये कर रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एवरीथिंग दे नो। तो so they are having more chances to go into the field of physics because they are very good observer. Your relatives are very good observers. तो हम अब पढ़ेंगे चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, आपको ये पता है कि ये कैसे पता चला कि एक जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है और दूसरा चार्ज निगेटिव होता है? इसका नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ है ना, ये कैसे हुआ? बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली हुआ क्या कि नेचर में जब हम कहते हैं कि जब हम दूध में पानी मिलाते हैं तो क्या होगा, दो चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो क्या होगा, दूध में मान लो पानी मिला दिया तो क्या हुआ, तो आपके दूध वाले का फायदा हुआ, है ना, दूध की क्वांटिटी बढ़ गई। या किन्हीं भी दो चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। ठीक, अगर इतनी लंबी ये प्लास्टिक की रॉड है, इसमें हम आगे और ग्लास की रॉड जोड़ दें तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा भी क्या पॉसिबल है कि दो चीज़ों को हम जोड़ें, टच कराएं और वो खत्म हो जाएं, जीरो हो जाएं? क्या ऐसा नेचर में पॉसिबल है? एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है, ठीक, तो ऐसा पॉसिबल कब है? ऐसा पॉसिबल सिर्फ मैथमेटिक्स में है कि हम दो चीज़ों को मिलाते हैं और दोनों चीज़ें खत्म हो जाती, जीरो हो जाता है। कैसे? जैसे अगर हम +2 से -2 को मिला दें तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। +7 से -7 को मिलाया, जीरो हो गया। तो यही मैथमेटिक्स से ही ये चार्ज के बारे में भी कॉन्सेप्ट यहीं से उठाया गया। कैसे? जब ये एक वायर है जिस पे निगेटिव चार्ज है और ये एक वायर है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, जब हम दोनों को टच कराते हैं तो दोनों, मान लो ये एक स्फीयर है, इस पे निगेटिव चार्ज है, ये एक स्फीयर है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, एक वायर के थ्रू हमने इसको जोड़ दिया। अब क्या होगा, दोनों पे चार्ज जीरो हो जाएगा, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर होगा, दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे, दोनों पे सेम चार्ज हो जाएगा, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल मीन्स व्हाट? दे विल डिस्चार्ज, न्यूट्रल हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएगा, उन पे चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो, चार्ज इन पे जीरो हो जाएगा। तो दोनों, तो यहीं से ये पता चला कि ये चीज कहां पे पॉसिबल है कि दो चीजों को जब हम जोड़ रहे हैं तो वो जीरो हो जा रहा है। ये सिर्फ मैथ में पॉसिबल है कि दो चीजों को जोड़ने पे जीरो हो जा रहा है। और कब पॉसिबल है? जब एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो। तो यहां पे भी नॉमेनक्लेचर जो चार्जेस का है, पॉजिटिव और निगेटिव, यहीं से पढ़ा कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक निगेटिव चार्ज होगा। ठीक, और जब दोनों को, और भी जान लो कि अगर हम पॉजिटिव को एक साथ रखें तो क्या होगा, रिपल्सन। अगर हम पॉजिटिव निगेटिव को एक साथ रखें तो क्या होगा, अट्रैक्शन। और निगेटिव को एक साथ रखें तो फिर से रिपल्सन। मालूम होगा, ये सब पढ़ा होगा आपने हाई स्कूल में और 9th 10th 11th सब में पढ़ा होगा, तो तब रिपल्सन होगा। ठीक, तो नॉमेनक्लेचर यहां से पढ़ा चार्जेस का। ठीक, वापस आते हैं, हम चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है चार्ज की वो क्या है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अभी आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नाउ वी आर स्टडीइंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सिंपल एक डेफिनेशन तो आपको इसकी पता ही है जो आप पढ़ते आए हो कि चार्ज नीदर कैन बी प्रोड्यूस्ड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड। ये डेफिनेशन तो आप बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हो।
जो आपने एनर्जी की पढ़ी थी, एनर्जी नीदर कैन बी प्रोड्यूस्ड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। नाउ द सेम principle is applied on the charge also, that charge neither can be produced nor it can be destroyed, it can be transferred only. So this is one of the definition of conservation of charge. अगर हम एक और definition कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो अगर कोई सिस्टम है चार्ज जिसमें बहुत सारे रखे हुए हैं, अगर ये कोई एक सिस्टम है, इस सिस्टम में मान लो बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, n चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक। तो इस सिस्टम में जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या कह रहा हूं मैं कि नेट चार्ज इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। एक सिस्टम ऑफ चार्ज में जो नेट चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो एक ये सिस्टम है, एक ये सिस्टम है, इसके पास अलग अलग तरह के चार्ज हैं। एक +3 कूलम का चार्ज है, एक +7 कूलम का चार्ज है, एक -4 कूलम का चार्ज है, ठीक। ये इसके पास कुछ चार्जेस हैं, और भी होंगे, हमने 3 लिए एग्जाम्पल के लिए। तो अब इसके पास नेट चार्ज क्या है, ठीक। एक दूसरा सिस्टम या फिर इसी सिस्टम को हमने डिस्टर्ब किया, जितने पॉसिबल तरीके हैं इसको डिस्टर्ब करने के, हमने इसको डिस्टर्ब किया, हिलाया डुलाया, फेंका, इधर किया उधर किया, जो भी करना है आपको आपने इसके साथ किया। अब ये डिस्टर्ब हो गया सिस्टम। अब इसके पास जो चार्जेस हैं वो क्या रह गए, अब देखिए इसके पास कौन से चार्जेस आ गए। अब एक इसके पास आ गया +6 कूलम चार्ज, एक इसके पास आ गया +2 कूलम चार्ज, और एक आ गया इसके पास -2 कूलम चार्ज, ठीक। अब नेट चार्ज इसके पास कितना था, 7 3 10 10 - 4 6 कूलम। नेट चार्ज इसके पास 6 कूलम था, और इसके पास नेट चार्ज कितना है, 6 2 9 9 - 2 7, तो इसको हम 3 कूलम कर लेते हैं, ये 3 कूलम। तो इसके पास नेट चार्ज क्या है, 6 2 8 8 माइनस, गड़बड़ कर दिए, 1 मिनट सर, इसे जरा कट लगाइए। तो जितने पॉसिबल तरीके हैं हम इसको डिस्टर्ब करते हैं, ठीक, फेंकते हैं, इधर डालते हैं उधर डालते हैं, जो कुछ भी आपको मन में आ रहा है आप इसके साथ करते हो, इस सिस्टम के साथ। तो फाइनली क्या होता है, इसके चार्जेस डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब चार्जेस डिस्टर्ब होके इसका जो नया अरेंजमेंट है वो कुछ ही ऐसा बनता है, इसी सिस्टम का एक नया अरेंजमेंट बना। वो नया अरेंजमेंट कैसे बना, मान लिया अब इसके पास हो गए +7 कूलम चार्ज +5 कूलम चार्ज -6 कूलम चार्ज, ठीक। अब नेट चार्ज इसके पास कितना है, 7 3 10 10 - 4 6 कूलम, और इसके पास नेट चार्ज कितना है, 7 और 5 12 12 - 6 6 कूलम चार्ज। तो नेट चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, जो पहले था वही अब भी है, लेकिन इसका अरेंजमेंट अब चेंज हो गया, लेकिन नेट चार्ज चेंज नहीं हुआ। तो यही डेफिनेशन क्या कहती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की डेफिनेशन क्या कहती है कि नेट चार्ज इन ए सिस्टम ऑफ चार्जेस या इन ए सिस्टम ऑफ चार्जेस नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, आप उसके साथ कितना भी उसको डिस्टर्ब कर दो, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो नेट चार्ज होगा दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब सेकंड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लेट्स सी व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अब आप मान लीजिए कि मार्केट में गए आप
आपने कहा, दुकानदार के पास गए और आपने कहा कि ऐसा करो, मुझे 2.5 पेन दे दो, एक ब्लू रखना, एक रेड रखना, और एक जो हाफ वाला होगा उसे पिंक कर देना, 2.5 पेन दे दो फटाफट, है ना। तो दुकानदार आपके बारे में काफ़ी धारणाएं बना लेगा कि क्या है, बिना ये जाने कि आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पता है, कई सारी धारणाएं आपके बारे में बना लेगा। ठीक, तो एक्चुअली क्या होता है, माइंडसेट जो होता है ना, हम कई चीज़ों के बारे में पहले से माइंडसेट बना के बैठे होते हैं, और उसका जो दूसरा पक्ष होता है उसे हम देखते नहीं हैं। एक ही चीज़ हम उसके बारे में हमें पता होती है और उसी को हम सत्य मान लेते हैं। दैट इज़ ओनली ट्रूथ, नथिंग एल्स देन दैट। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर हम आपसे कहें कि वाई देयर आर ब्रेक्स इन योर साइकिल, आपकी साइकिल में ब्रेक क्यों है, देन व्हाट विल यू रिप्लाई, क्योंकि हम स्पीड को घटा सकें या रोक सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पर इसका एक और भी पक्ष है, जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन है इसका, वो मैंने शुरुआत में आपको फर्स्ट लेक्चर पे बताया था ना कि ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ को ऑब्जर्व करना। अगर वो आप में आ गई क्षमता तो देन यू विल डेफिनेटली शाइन। सो अब इसका सेकेंड पहलू क्या है, दूसरा पहलू क्या है कि ब्रेक्स क्यों होते हैं साइकिल में, ताकि हम स्पीड को बढ़ा सकें। अभी आप हमसे बिल्कुल सहमत नहीं होंगे कि क्या बोल रहे हो, पर अगर आपकी साइकिल में ब्रेक्स ना हो तो आप साइकिल बहुत धीमे चलाओगे, इतनी धीमे कि आप उसको पैरों से रोक सको। तेज नहीं चलाओगे कि हम रोक ही ना पाए, लड़ जाएं किसी चीज से। बहुत धीमे धीमे चलाओगे कि जहां भी जरूरत पड़े आप तुरंत पैरों से रोक सको। अब अगर साइकिल में ब्रेक्स हैं तो आप उसको तेज चला सकते हो, और जब चाहोगे ब्रेक मारोगे और उसे रोक लोगे। तो ब्रेक्स ने आपको क्या स्वतंत्रता दी कि आप साइकिल की स्पीड को बढ़ा सको। तो ये एक दूसरा प्रोस्पेक्टिव है, उसका परसेप्शन है। तो मैंने कहा ना कि चीजों को आप दोनों वे में देखिए, उसको ऑब्जर्व करिए कि और क्यों हो सकता है ऐसा। वाई जो मैंने लिखा था, वाई क्यों ब्रेक्स अगर लगे हैं साइकिल में तो क्यों लगे हैं। एक बहुत ही कॉमन है, क्योंकि हम स्पीड को घटा सकते हैं, लेकिन जो दूसरा है वो अनकॉमन है, और वही आपको कैच करना है। अपने माइंड को इतना आप प्रैक्टिस करो, इतना ज़्यादा स्ट्रांग करो कि आप ये जो सेकंड उसका ऑब्जर्वेशन है वो आप कैच करने लगो, है ना। आप अपने लिए गोल सेट करो, कंप्लीट विद योर सेल्फ, अपने लिए कि आज मैंने 10 लेक्चर्स, आज मैंने 10 टॉपिक्स कवर करने हैं। तो अगर आप कर लेते हो तो नेक्स्ट डे का आप बनाओ कि हमें 12 टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर आपने देखा कि पहले दिन ही आपने देखा कि वो मोहन तो 15 टॉपिक कवर कर रहा है तो मुझे 16 करने हैं, तो आप डिसअपॉइंट हो गए, आप नहीं कर पाओगे। किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, अपने आप से कंपेयर करो। आज मैंने 2 टॉपिक पढ़े हैं, मैं कल 3 कवर करूंगा, परसों मैं 4 करूंगा। 16 तक पहुंचने में भले ही टाइम लगे, लेकिन फिर आप कर पाओगे। अगर आप दूसरे ही दिन बोले अरे उसने 16 टॉपिक कवर किए, मैं भी 16 टॉपिक कवर करूंगा, देन डेफिनेटली यू विल गेट ए लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, और फिर आपका रुझान जो मन है वो हटता जाएगा पढ़ाई से। So don't compete with others, compete with yourself, and definitely you will be succeeded. So coming back on our topic, quantization of charge. तो मैं कह रहा था, आपने दुकान पे गए, आपने कहा मुझे 2.5 पेन चाहिए, तो डेफिनेटली 2.5 पेन नहीं मिलेंगे आपको। उसी तरह से जब चार्ज को हम ट्रांसफर करते हैं तो चार्ज भी इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। आपको या तो 1 पेन दुकानदार देगा, या 2 देगा, या 3 पेन देगा, या 4 देगा, या 17 देगा, या 22 देगा, या 100 पेन देगा। लेकिन अब आप उससे कहोगे 2.5 पेन दो तो वो नहीं देगा। उसी तरह से चार्ज भी ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। कैसे? या तो इस बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास कितना चार्ज आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। या फिर इससे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे और चार्ज कितना आ जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। और या फिर 3 ट्रांसफर हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। तब कितना आ जाएगा इसके पास चार्ज, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना बच्चों। इस तरह से चार्ज ट्रांसफर होगा। आपने कहा हमें 1.6 के बाद 2
इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज चाहिए, तो ये वही बात हो गई कि हमें 2.5 पेन चाहिए। तो 2 कूलाम 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता। ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल्स में, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन। कितना मैक्सिमम चार्ज कितना ट्रांसफर हम कर सकते हैं? n इलेक्ट्रॉन। यानी Q मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये 3, 4, 5, 7 ऐसे ही ऐसे हम n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन ये कितना 1, 2, 3 इसी तरह n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू मैक्सिमम जो ट्रांसफर हो सकता है NE। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, Q इज इक्वल टू NE। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला है। इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? चार्ज transfers in integral multiple of MULTIPLES integral multiple of electrons। इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल में ही चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। Q इज इक्वल टू NE। सो दिस वाज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बेसिस पे हम अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया, ये भी पूछा गया है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन भी पूछी गई है कि क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके अलावा इस बेसिस पे बोर्ड में कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, देखते हैं वो न्यूमेरिकल क्या होते हैं, या जो पूछे गए हैं न्यूमेरिकल वो भी आपको करवाते हैं। अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लो हमें किसी बॉडी को 1 कूलाम चार्ज ट्रांसफर करना है, ठीक। So how many number of electrons required to transfer 1 coulomb charge to a conducting body, to a conductor। ये क्वेश्चन है। अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको अगर 1 कूलाम चार्ज किसी बॉडी को देना है, किसी कंडक्टिंग बॉडी को आपको ट्रांसफर करना है या देना है, ठीक। तो हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास यहाँ पे Q कितना है? Q कितना है बच्चों? 1 कूलाम। E कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और हमारा फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू NE। तो हम रख देते हैं वैल्यू 1 इज इक्वल टू N और E कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो N कितना हो जाएगा बच्चों? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, कितना आ जाएगा ये? मैथमेटिक्स के शेरों, ये पॉइंट हटा 10 हो गया, 100 हो गया, ऊपर गया तो 10⁻18 रह गया क्योंकि एक जीरो इधर ले लिया हमने, अपॉन 16। ठीक, और 6.2 समथिंग इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेडी? कितना आ जाएगा बच्चों? कैलकुलेट कर लो। 16 6 जा 6 96 पॉइंट लगाया 4 0 16.2 इंटू 10⁻18 समथिंग। 6.2 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। इतने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है एक कूलाम चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए। कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसी के बेसिस पे। ओके, सो एक और हमारे पास क्वेश्चन है कि अ बॉडी हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इट हैज, अब ऑप्शन है हमारे पास कि एक्सेस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स,
दूसरा ऑप्शन है हमारा डेफिशिएंसी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके बोर्ड में पूछा गया था। सो व्हाट विल बी द आंसर? A body has a positive charge of 8 into 10 to power minus 19 coulomb. It has excess of 5 electron, deficiency of 5 electron, excess of 8 electron और deficiency of 8 electrons. So आपके पास यहाँ पे चार्ज कितना दिया हुआ है? Q is equal to 8 into 10 to power minus 19 coulomb. ठीक, E कितना होता है, चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb. N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? Q इज इक्वल टू NE, यही फार्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन E। पुट द वैल्यूज, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, दिस विल बी कैंसल आउट। 5, 16, 16, 5 जा 80. So N is equal to 5. If 5 electrons will be transferred, then we can transfer 8 into 10 to power minus 19 coulomb charge. So this is possible. So कौन सा ऑप्शन सही है आपका? अब N is equal to 5 तो है, 5 excess of electron होगा या फिर deficiency of electron? उस बॉडी के पास पॉजिटिव है, प्लस 8 into 10 to power minus 19 coulomb है, माइनस नहीं है। पॉजिटिव चार्ज है यानी उसके पास क्या होगा? पॉजिटिव कब होता है? ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक। इस न्यूट्रल के बॉडी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है, ठीक। अब अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देगा, मान लो इसने 5 इलेक्ट्रॉन अपने ट्रांसफर कर दिए, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, और बॉडी कैसी चार्ज हो गई? प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए, तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, तो बॉडी कैसी चार्ज हो गई? पॉजिटिव चार्ज हो गई, है ना, पॉजिटिवली चार्ज हो गई बॉडी। अगर इसका उल्टा होता, इस बॉडी के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से आ गए होते, पहले न्यूट्रल थी, अभी 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, न्यूट्रल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो बॉडी अब कैसी हो गई? बॉडी कैसी हो गई? अब निगेटिव हो गई, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके पास, तो बॉडी निगेटिव हो गई, निगेटिवली चार्ज हो गई। तो यहाँ पे प्लस 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 है, यानी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, डेफिशिएंसी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एक और देखो क्वेश्चन ऐसे ही इसी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है कि कैन वी ट्रांसफर, देखते हैं क्या है, कैन वी ट्रांसफर 8.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम चार्ज, कूलम चार्ज टू अ कंडक्टर। क्या ये चार्ज हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसी कंडक्टर को? इतना बोलो, कैलकुलेट करो पास करके फटाफट। ओके, सो Q इज इक्वल टू NE, द सेम फार्मूला। Q कितना है? 8.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इज इक्वल टू N, E कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, N इज इक्वल टू 8.6 divided by 1.6 minus 19, this will be cancel out। कितना आएगा? ये एक इंटीजर वैल्यू नहीं होगी, है ना। 16 5 जा 85 पॉइंट समथिंग होगा, 5.3 और समथिंग, तो एक इंटीजर वैल्यू नहीं है ये, नॉट एन इंटीजर।
since it is not an integer, so we cannot transfer 8.6 into 10 to power minus 19 कूलम चार्ज टू अ कंडक्टर। सो सिंपल इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे गए हैं। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज हो गई, उनके बेस्ड न्यूमेरिकल्स हो गए। अब हम लास्ट, इस टॉपिक के लास्ट जो हमारा एक और चीज छूट रही है उस पे आते हैं। वो क्या है? चार्जिंग के मेथड। ओके, सो चार्जिंग मेथड्स देखते हैं। अब कि हम अगर ये रॉड है हमारे पास, ये चार्ज है, तो इसको कैसे हम चार्ज करते हैं। एक मेथड आपने पढ़ा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जो स्टार्ट में ही आपने पढ़ा कैसे कि अगर हम इस ग्लास रॉड को फर पे रब करते हैं तो फर पे रब करने से क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस ग्लास की रॉड से ट्रांसफर होकर फर पे चले जाएंगे या सिल्क पे चले जाएंगे और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो ये जो मेथड था चार्जिंग का, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हम चार्जिंग मेथड्स पढ़ रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को कितने मेथड से हम चार्ज कर सकते हैं। तो पहला जो मेथड है वो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सिंपल, इसमें क्या किया हमने? रॉड ली, प्लास्टिक की रॉड ली और उस प्लास्टिक की रॉड को सिल्क पे, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक की रॉड है और इसको हमने सिल्क पे रब कर दिया। सिल्क पे रब करने के बाद क्या हुआ कि सिल्क जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया और सिल्क से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके प्लास्टिक की रॉड के पास चले गए और प्लास्टिक की रॉड नेगेटिवली चार्ज्ड हो गई। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में नीचे आता है, इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया। तो दिस वाज द चार्जिंग मेथड, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा मेथड क्या है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं? हमारे पास एक ग्लास की रॉड है, ये मान लिया हमने कि ग्लास की रॉड है हमारे पास। ग्लास की रॉड पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। इसको हमने टच कराया एक स्फीयर से, मेटालिक स्फीयर है, ठीक, स्टैंड से लगी हुई है ये मेटालिक स्फीयर। जब इससे टच कराएंगे तो क्या होगा? ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसका मतलब इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ग्लास की रॉड के पास है ना, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर है। जैसे ही टच कराएंगे इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना स्टार्ट होंगे इधर, इस पे इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल से, जो मेटल स्फीयर है, इससे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होना स्टार्ट होंगे ग्लास की रॉड को और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होते ही ये कैसी चार्ज हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी तो ये अब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक, और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जाते रहेंगे। तो अब अगर हम दोनों को अलग कर दें तो ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज है ना, तो दोनों को हम चार्ज कर सकते हैं। बहुत देर तक टच किए रहोगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे दोनों, ठीक। टच कराया हमने मेटल स्फीयर्स से, जैसे ही टच कराएंगे चार्ज ट्रांसफर होना स्टार्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन अलग करेंगे, दोनों बॉडी चार्ज हो जाती है, ठीक। एक और तरीका है इंडक्शन के थ्रू, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें हम टच ही नहीं कराते हैं। थर्ड मेथड है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास मान लो ये एक रॉड है प्लास्टिक की, इस पे निगेटिव चार्ज है, ठीक, प्लास्टिक की रॉड है उस पर निगेटिव चार्ज है, और ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर। हम इसके पास ले जाते हैं, टच नहीं कराते हैं, इसके पास ले गए मेटालिक स्फीयर के पास इस प्लास्टिक की रॉड को, तो जब ले गए तो क्या होगा, इस पे निगेटिव चार्ज है, ठीक, तो ये निगेटिव जितने इसमें चार्ज होंगे उनको रिपेल कर देगा और पॉजिटिव वाले इस तरफ आ जाएंगे, ठीक। अब इसको अगर हम अर्थ कर दें, ठीक, तो ये चार्जेस जो हैं अर्थ को ट्रांसफर हो जाएंगे, अर्थ को ट्रांसफर हो जाएंगे, और ये कैसी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। ये मेटेलिक जो स्फीयर है वो कैसी चार्ज हो जाएगी,
पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये मेथड क्या कहलाता है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये हमारे चार्जिंग मेथड्स थे जो हमने जाने। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था इलेक्ट्रिक चार्ज, उससे जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं बोर्ड में जितना भी पूछा जा सकता है और आपका बेसिक जो नॉलेज है वो हमने कवर किया इन 2 सेशंस में। तो ये दोनों सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी बेसिक समझ जो है, चार्ज जो हम पढ़ने जा रहे हैं आगे कई यूनिट्स में हम पढ़ेंगे। हमने बताया कभी स्टैटिक इलेक्ट्रॉन्स, जब चार्ज स्टैटिक कंडीशन में है उसकी वजह से पूरी फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। चार्ज जब मूविंग कंडीशन में है तब उसकी वजह से करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। चार्ज जब एक्सेलरेट कर रहे हैं तब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी चार्ज हर जगह पे रहेगा, है ना। चार्ज इन तीनों यूनिट में स्टैटिक या मूविंग कंडीशन में रहेगा ही रहेगा। इसलिए चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए ये दोनों सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो वाइंड अप करते हैं हम अपना ये सेशन यहीं पे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही स्कोरिंग भी है। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, विल मीट। थैंक यू।